Welcome to my class. Theories of capital structure. There are different theories of capital structure that explain the relationship of capital structure, cost of capital, and the value of the firm. The major theories are as follow. The first one is net income approach. This is also termed as relevance approach. According to net income approach, there exists a relationship between capital structure and the value of the firm. A change in the capital structure causes a corresponding change in the overall cost of capital and the value of the firm. अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट इक्विटी के मिक्स में कुछ भी चेंज करेंगे तो ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करेगा. द सेकेंड अप्रोच इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. Net operating income approach is opposite of NI approach, net income approach. According to net operating income approach, capital structure does not exert any influence on the overall cost of capital and the value of the firm. इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ भी डेट इक्विटी रेशियो को टेक अप कर लें, ये चीज़ हमारी कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं करती. The next one is Modigliani-Miller approach. Modigliani-Miller approach, MM approach, without taxes is very much similar to net operating income approach. It provides behavioral justification to the net operating income approach through arbitrage process. And the last one is traditional approach. The traditional approach suggests a middle path between net income approach एंड नेट ऑपरेटिंग अप्रोच. नेट इनकम अप्रोच तो ये कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट और वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करता है, जबकि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट नहीं करता. ट्रेडिशनल अप्रोच इन दोनों अप्रोचेस के इन बिटवीन एक मिडल पाथ है. इट मेंटेन्स दैट beyond a certain degree of leverage, that is the proportion of debts, the overall cost of capital increases, which in turn brings down the total value of the firm. इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली एक लेवल तक अगर हम डेट को इंक्रीज करते हैं तो ये फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जब हम डेट को और इंक्रीज करते जाएंगे तो ये एक स्टेज के बाद फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म की वैल्यू दोनों को इफेक्ट करता है. सो स्टूडेंट, हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड 4 डिफरेंट अप्रोचेस हैं. इन सभी के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाई गई हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को यूज करके फर्म की वैल्यू को और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करूंगा. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. कंपनी ए एंड कंपनी बी आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट कंपनी ए हैज ए डेट ऑफ ₹6 lakhs इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर. कैलकुलेट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ कंपनीज एंड सेकेंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एक्सेप्टिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज 18%. सो मुझे यहां पर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को टेकअप करना है. इसके लिए मैं एक बेसिक पॉइंट आपको यहां पर दे रहा हूं. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज अपोजिट ऑफ नेट इनकम अप्रोच. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सर्ट एनी इन्फ्लुएंस ऑन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म. हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, डेट इक्विटी रेशो कुछ भी हो, ये हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करती. इसी अप्रोच को मैं फॉलो करके अब सारी कैलकुलेशंस को करूंगा. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें कुछ बेसिक इनपुट्स एक टेबल के अंदर दी गई हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 कंपनी हैं, कंपनी ए और कंपनी बी. इनकी बेसिक इनपुट्स हमें यहाँ पर दी गई हैं. इसके बेस के ऊपर मुझे अब नेट ऑपरेटिंग इनकम को यूज करते हुए कंपनी की ओवरऑल वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना है. According to net operating income approach,
the value of company can be calculated as V is equal to earning before interest and taxes divided by the overall cost of capital. हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम के लिए एक ये फार्मूला दिया गया है। मैं कुछ एब्रीवेशंस को आपकी क्लैरिटी के लिए नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूं। V refers to the market value of the company. This is equals to earning before interest and taxes divided by the overall cost of capital. E refers to market value of equity, which is equivalent to net income divided by cost of equity. इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम एक और प्रकार से भी लिख सकते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। D refers to the market value of debt. This is equivalent to interest amount divided by the cost of debt. KO, this is the overall cost of capital, which is equivalent to earning before interest and taxes divided by V. KE, this is the cost of equity, that is the net earning divided by E. Equity capitalization rate is equal to earning before taxes divided by the market value of equity. स्टूडेंट, ये सारे फार्मूलाज मैं यहाँ पर यूज नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ये आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे दिए सो दैट दीज आर विजिबल टू यू ऑल द टाइम। अब मैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को टेकअप करके कंपनीज की वैल्यू को और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करूँगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर EBIT को टेकअप कर रहा हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फॉर कंपनी A, this is assets multiplied with the rate of earnings. मेरे पास यहां पर कंपनी ए के लिए वैल्यू आ गई 5,50,000 रुपया। मैंने इसी फार्मूले को राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया तो मेरे पास कंपनी बी के अंदर भी सेम वैल्यू आ गई। जिन फार्मूलाज को हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर देता हुआ चलूंगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के अंदर से लेस इंटरेस्ट अमाउंट कर देंगे हम। दिस इज इक्वलेंट टू डेट अमाउंट मल्टीप्लाइड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट कम्स टू 66,000 रुपीज। लेकिन कंपनी बी के अंदर हमारे पास कोई डेट और कोई इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया गया और इंटरेस्ट की कोई परसेंटेज नहीं दी गई, सो मैं यहां पर इसको जीरो ले रहा हूं। नाउ अर्निंग बिफोर टैक्सेस, EBIT में से मैंने इंटरेस्ट के अमाउंट को कम कर दिया। आई गेट द अर्निंग बिफोर टैक्सेस। दिस इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। दिस इज इक्वल टू H5 माइनस H6। मैंने सेम फार्मूला को राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया तो यहां पर हमारे पास वैल्यू 5,50,000 रुपीज आ गई। नाउ द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, दिस इज गिवन टू अस एज 18%. 18%. This is also 18%. Now I need to calculate the market value of company. Market value of the company को calculate करने के लिए यहाँ पर हमारे पास EBIT और overall capitalization rate दिया गया है। This is equals to 5,50,000 divided by 18%. I press enter. मेरे पास market value of the company यहाँ पर 30,55,555 रुपीज 56 पैसा आ गई। मैं इसी फार्मूले को राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर रहा हूं तो मेरे पास कंपनी बी के अंदर भी सेम वैल्यू आ गई। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। दिस इज इक्वलेंट टू, कंपनी ए के केस के अंदर हमारे पास 6 लाख रुपीज है तो मैंने यहां पर C8 पे क्लिक कर दिया, लेकिन कंपनी बी के अंदर हमारे पास ये जीरो है तो मैंने इसको जीरो दे दिया। स्टूडेंट, यहां पर जो आप राइट साइड के ऊपर फॉर्मूलाज देख रहे हैं दे ऑल आर इन रिलेशन टू कंपनी ए। नाउ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, दिस इज इक्वल्स टू द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनी माइनस द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। वी गॉट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एज 24,55,555 रुपीज 56 पैसा। मैंने इसी फार्मूले को राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया तो मेरे पास कंपनी बी की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। दिस इज इक्वल्स टू K इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दिस इज इक्वल टू
नेट इनकम डिवाइडेड बाय ई। नेट इनकम हमारे पास यहाँ पर H7 में दी गई है, डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। दिस कम्स टू 19.71%। मैंने इसी फार्मूले को राइट साइड पे ड्रैग कर दिया, तो कंपनी बी के केस के अंदर हमारे पास के ई की वैल्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% है और कंपनी ए के अंदर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी 19.71% है। नाउ द लास्ट वन इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। स्टूडेंट, हमने अभी ऊपर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को यहाँ पर कैलकुलेट किया। मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। दिस इज इक्वलेंट टू नेट इनकम इज 4,84,000 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी हमने कैलकुलेट किया है। आप देखिएगा कि हमारे पास सेम वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट की है। पहले हमने इसलिए नहीं कैलकुलेट किया था क्योंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू नहीं थी। अब मैंने इसी फॉर्मूले को यूज करके सेम वैल्यू को यहाँ पर डिराइव किया है। मैं इसी फॉर्मूले को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर रहा हूँ। आप देखिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों केसेस के अंदर हमारे पास बिल्कुल सेम है। ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, ये हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी में से हमने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को लेस कर दिया था। लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके भी यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर दिया एंड वी गॉट द सेम आंसर। आपकी रेफरेंस के लिए मैं ये फार्मूला राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। इस तरह से हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को यूज करते हुए कंपनी की ओवरऑल वैल्यू को और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट किया। मैंने इन दोनों चीज़ों को बोल्ड कर दिया फॉर योर रेफरेंस और इनके अंदर यूज किए गए सभी फार्मूलाज को राइट साइड के ऊपर दे दिया। मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।